बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव का ट्वीट सामने आया है। जवाहर यादव ने लिखा कि दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने इस ट्वीट के जरिए जवाहर यादव ने दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई को लेकर बड़े संकेत दिए। दंगाइयों के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। उन्होंने लिखा कि सीएम मनोहर लाल की पहली प्राथमिकता दंगे रोकने की थी, उसके बाद गुनहगारों को सजा दिलाना है। अभी देखो आगे होता है क्या। ये ट्वीट है आपके टीवी स्क्रीन पर जो जवाहर यादव की तरफ से किया गया। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता दंगे रोकने की थी, उसके बाद गुनहगारों को सजा दिलानी है जो उनके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अभी देखो आगे होता है क्या। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। यह ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव की तरफ से। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं जवाहर यादव, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी। जवाहर साहब, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ये आपका एक ट्वीट सामने आया है। जाहिर है सरकार की तरफ से सख्ती से ये पैगाम दिया गया है कि दंगाई चाहे जो भी हो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी, और ऐसी सजा दी जाएगी जो इबरतनाक हो, जिससे मिसाल दी जा सके कि किसी ने भी अगर ये कृत्य करने का सोचा तो फिर अंजाम यही हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, किसी भी हमारी पहली प्राथमिकता, जो लोग माननीय मुख्यमंत्री पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत नजदीक से जानता हूं। उनकी पहली प्राथमिकता किसी भी रूप में दंगे को रोकना था। और आज तक जब भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, 6 घंटे के अंदर किसी दंगे पे काबू पा लिया गया, वो नूह का दंगा है। अब पहली प्राथमिकता के बाद फिर अमन चैन लौटना, हम उस तरफ बढ़ गए हैं। उसके बाद जो गुनाहगार है दंगों के, किसी के भी मारने के, चाहे वो कोई भी हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिले, जिससे कि आने वाली पुश्तें भी सोचे कि ये गुनाह नहीं करना है। और ये मानवता के लिए किया जा रहा है, ये भाईचारे के लिए किया जा रहा है। ये हरियाणा जो एक है, हरियाणा एक, हरियाणी भी एक, ये सख्त से सख्त कदम हम हरियाणा की परंपरा को जिंदा रखने के लिए उठाएंगे हर हालत में। जी, ये सुनकर ऐसी चीजें सुकून देने वाली हैं जवाहर साहब, जिस तरह की चीजें अभी हो रही हैं। एक बहुत अच्छी बात यह भी हुई कि दंगाई एक आरोपी बिट्टू बजरंगी, जिस पर दंगा में हिंसा भड़काने का आरोप लगा, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन मोनू मानेसर को लेकर सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। जवाहर साहब देखिए, एक तो ये अकेला एक नहीं है। हम दंगई को दंगई के रूप में देखते हैं, ना उसके नाम के रूप में देखते हैं, ना जाति और संप्रदाय के रूप में देखते हैं। पहली तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो ये है। जहां तक बात है, देखिए, मैं मोनू मानेसर का प्रवक्ता नहीं हूँ, परंतु जितनी मुझे उनको मैंने टीवी पे सुना, एक तो इस यात्रा को लेकर उन्होंने कोई सांप्रदायिक बयान नहीं दिया था। अगर ऐसा कोई तथ्य आएगा तो मोनू मानेसर पर भी कार्रवाई करेंगे। परंतु जो उनकी वीडियो मैंने अभी तक देखी है, उसमें उन्होंने ये आह्वान किया है कि सब लोगों को उस धार्मिक यात्रा में पहुंचना चाहिए। हर संप्रदाय के व्यक्ति को ये अधिकार है, भारतीय संविधान उसको धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार ये अधिकार देता है कि वो अपनी धार्मिक यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकता है और इसके लिए आह्वान कर सकते हैं। और सभी लोग आह्वान करते हैं, हम भी करते हैं, अन्य लोग भी करते हैं, उस यात्रा में जाएं। अभी तक हमें ऐसा एविडेंस नहीं मिली है जिसमें उन्होंने यात्रा में जाकर कोई दंगा भड़काने की बात की हो, किसी को मारने काटने की बात की हो। अगर कोई ऐसे तथ्य हमारे सामने आएंगे तो हम उस पर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। परंतु जब तक किसी के खिलाफ तथ्य नहीं मिलते तो केवल किसी के कहने पर उसको करें। देखिए, हम तो कह रहे हैं, हमारे पास तो मामन खान के भी वीडियो हैं जी। हमारी मर्यादाएं, हमने वहां भी कानून नहीं तोड़ा, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो विधानसभा में कहा था, और विधानसभा में कहे हुए उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। परंतु उसके बाद भी अगर उन्होंने इस बयान को लगातार कहीं किया होगा तो उसका एजेंसी अपना काम कर रही होगी जी। भारतीय जनता पार्टी, मनोहर सरकार कानून पे चलने वाली सरकार है। मैं आपको फिर कहता हूँ और हरियाणा में प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूँ, केवल यादव साहब आपने कहा कि आपने वो वीडियो सुनी और देखी जो मोनू मानेसर की तरफ से एक दिन पहले रिलीज की गई थी। उसमें उसने ये तो कहा है कि यात्रा में सब लोग शामिल हुए, आह्वान किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने ये भी कहा कि मैं भी यात्रा में आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई थी, इस तरह के वीडियो सामने आए थे।
ये जानते हुए भी कि मोनू मानेसर अगर इस तरह की बात करेगा कि वो मेवात आएगा यात्रा में, लोग ऑफेंडेड थे, पहले से कत्ल का मुकदमा है उस पर, इल्जाम है उसके सर पे कि इस इलाके के कई लोगों की जान गौरक्षा के नाम पर मोनू मानेसर की वजह से चली गई थी। क्या ये खतरनाक नहीं था इस तरह का वीडियो डाल देना? देखिए, एक तो उसने कहा मैं वहां पर आ रहा हूं। अगर वो आरोपी है, अगर वो उस पर कहीं एफआईआर है, तो वो एजेंसी उस पर काम करती। अगर मोनू मानेसर आता, और मुझे नहीं पता उनके ऊपर क्या एफआईआर है, क्योंकि इसमें भी विरोधाभासी चीजें आ रही है। मुझे ही किसी व्यक्ति ने बताया कि जब ये राजस्थान पुलिस ने इस पे इन्वेस्टिगेशन की थी, उनको पहले क्लीन चिट दे दी गई थी। मैं इसकी तथ्य की पुष्टि नहीं कर रहा, मुझे जो सोशल मीडिया से या लोगों से बातचीत करके पता चला। बाद में वहां प्रेशर बना, दोबारा से उनको लगाया गया। अभी तक राजस्थान पुलिस ने उनके ऊपर क्या एफआईआर की है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर उनके ऊपर पुलिस कोई एफआईआर होती और उसकी जानकारी मान लीजिए हमारे पुलिस तंत्र को होती, वो आता तो निश्चित रूप से गिरफ्तार होता। परंतु किसी व्यक्ति को ये कहने से, जब तक हमारे पास कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि मैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता हूं, तो आप किसी भी व्यक्ति को बंधक नहीं बना सकते। बंधक जब किसी को बनाया जाता है, उसके खिलाफ भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है कि इस व्यक्ति को मुझे बंधक बना लिया और मुझे इस एरिया से बाहर नहीं जाने दे रहा है। वो तो एफआईआर होती, राजस्थान पुलिस ने उसकी कॉपी दे रखी होती, निश्चित रूप से हम मोनू मानेसर पे कार्रवाई करते। परंतु केवल किसी व्यक्ति का ये कहना कि मैं वहां पर जा रहा हूं, उसके बाद फिर सामने वाला व्यक्ति ये कहे कि इसको हम जान से मार देंगे, हिंदुओं को मां बहन की गालियां दे, और उसके अलावा वो ये कहे कि अगर हम जिंदा रह गए तो मुझे वो सब याद नहीं कि स्वाब मिलेगा और मर गए तो जन्नत मिलेगी, तो वो भड़काऊ बयान है। इसके फिर मैं आपको कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर मोनू मानेसर का एक भी शब्द कानून व्यवस्था के खिलाफ गया तो उस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरा निवेदन है आपके चैनल से, लोगों से, कि वो कोई ऐसे तथ्य में उपलब्ध कराए जिसके कारण मोनू मानेसर की संलिप्तता ऐसे दंगों में हुई। परंतु केवल ये कहना कि किसी की परसेप्शन के आधार पर हम किसी व्यक्ति को बंद कर दे, मामन खान ये कहे कि मैं प्याज की तरह उसको फोड़ दूंगा, इसके आधार पर हम किसी के आवागमन को रोक दे, मुझे लगता है ये न्याय संगत बात नहीं है। जवाहर साहब, एक और अहम सवाल है यहाँ पर। आपके नेता राव इंजीत ने भी ये सवाल उठाया है कि अगर धार्मिक यात्रा ही थी, धार्मिक यात्रा में फिर लोग क्या हथियार लेकर अक्सर पहुंचते हैं? वो लोग कौन थे फिर जो उस यात्रा में हथियार लेकर आ गए? हाँ, इस यात्रा में अगर कोई अवैध रूप से कोई हथियार लेके आया होगा, उसके ऊपर निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। जो भी अवैध हथियार होगा, अब मुझे फिर नहीं, वो तो फिर जिन्होंने ये यात्रा का संचालन किया होगा उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। इनका ही मैं फिर कह रहा हूँ, यात्रा के जो एक संचालक को किसी चैनल पे मैं देख रहा था, इस पर उन्होंने कहा कि उनके पास जो भी हथियार थे वो वैध थे, उसके आधार पर थे। और जो तलवारों का भी जिक्र हुआ, तो तलवार वो है कि जैसे सिख के साथ कृपान जुड़ती हैं, किसी के साथ कड़ा जुड़ता है, किसी हर एक अपने वो होते हैं, किसी के साथ त्रिशूल जुड़ता है, ऐसे ही उनपे ये था कि राजपूत लोगों के साथ तलवार जुड़ती है। परंतु अगर ये इस तरह के हथियार होते और धार्मिक यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की मंशा किसी को मारने की होती, तो उपद्रवी मरने चाहिए थे। धार्मिक यात्रा की तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ कि हम ये घटनाक्रम में आए कि एक भी उपद्रवी मारा गया, एक भी उपद्रवी यात्रा में मारा गया। अगर उनके पास हथियार होते तो वो बचाव में 2-4 लोगों को तो वो भी मारते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो केवल सांकेतिक रहा होगा, जब वो खुद कह रहे हैं कि उनके पास वैध हथियार थे। और उसके लिए भी मैं कहता हूं, अगर आपके पास कोई इनपुट ऐसा आता है जिससे लगता है अवैध रूप से, हमें कोई संकोच नहीं, सरकार उस पर भी अपना काम करेगी। कुछ वीडियो को गलत रूप से प्रसारित किया गया नल्लेर मंदिर में, जब समय अनेक लोग जो मंदिर के अंदर फंसे जी हुए थे, प्रशासन के संपर्क में भी मैं था। उसमें एक वीडियो को दिखाया गया कि एक व्यक्ति मंदिर की तरफ से गोली हो रहा है। बाद में हमारी ममता सिंह जो एडीजीपी है शायद,
उनका बयान आ गया कि वो जो टीम गई थी अंदर श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए, उसमें पुलिसकर्मी थे जो सिविल में भी थे और वर्दी में भी थे। उसमें जिसको दिखाया जा रहा है गोली चलाते हुए, वो हरियाणा सरकार का पुलिस कर्मचारी था। अच्छा जी, यादव साहब, वीडियो तो इस तरह के भी वायरल हुए, कोई उसी मंदिर से थोड़ी देर पहले हेट स्पीच विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की तरफ से भी दी गई, ये भी इस तरह के वीडियो भी वायरल हुए हैं। कुल मिलाकर जबकि इतिहास नहीं रहा है मेवात का इस तरह का, आप भी शायद जानते होंगे यादव साहब कि यात्राएं अक्सर निकलती हैं वहां से और मेवात के लोग, नूह के लोग सेवा भी करते हैं उन धार्मिक यात्रियों की, तो कुछ न कुछ चूक तो जरूर हुई। मेरा निवेदन ये है कि आपने बंटी क्या जो बजरंगी का उसका जरूर जिक्र कर लिया, मोनू मानेसर का कर लिया, विश्व हिंदू परिषद का कर लिया, अन्य जो दंगाई है उनका भी उल्लेख कर लेते हैं। जब हम किसी एक, मैंने एक का उल्लेख नहीं किया, मैंने दोनों का उल्लेख किया, तो मुझे लगता है कि किसी भी खबर को करने के लिए हम कैसे दंगाई पे हमने चर्चा ही नहीं की। जो दंगाई है उसके ऊपर अभी तक आपकी तरफ से, आपके चैनल की सबसे कोई एक शब्द कहा गया हो तो बताइए। जब से मुझसे बात हो रही है केवल हम एक पक्ष के ऊपर हो गया कि जी इसके ऊपर एफआईआर कर ली, इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं गई, वो वहां क्यों जाना चाहता था, यात्रा में हथियार कैसे पहुंच गए। अरे यात्रा में हथियार पहुंच गए, यात्रा में मारे गए लोग, उनको किसने मारा? यादव साहब दोनों तरफ के लोग भी मारे गए थे। मामन खान पर पूरी तरह से इल्जाम आयद हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर कि मामन खान की स्टेटमेंट ने इस पूरे मामले में बड़ा रोल अदा किया। बीजेपी के नेता भी लगातार तमाम यही बातें कह रहे हैं, मीडिया में भी ये बातें लगातार की जा रही हैं। हाँ, तो बस मेरे सामने भी कह देते, मेरा इतना ही निवेदन है, क्योंकि जब से मेरी आपकी बातचीत शुरू हुई आपकी तरफ से अभी तक एक शब्द दंगाइयों को लेकर नहीं बोला गया। एक कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक मेवाती है जिसकी वीडियो में हम अच्छे समझ रखने वाले लोग हैं और आपके मेरे मानवता के आधार पर बहुत अच्छे संबंध है, हम मित्र भी कह सकते हैं, मुझे ऑन एयर कहने में कोई दिक्कत संकोच नहीं है। उसके बावजूद भी मैं वीडियो वो आपको नहीं भेज सकता जिसमें उस तरह की जिस तरह की भाषाएं उपयोग की गई है, वो एक सभ्य समाज में उचित नहीं है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ नहीं, ऐसी कोई भी बात जो सभ्य समाज में अनुचित है, चाहे वो कोई भी पक्ष करे, उसका विरोध होना ही चाहिए, वो एक्सपोज होना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। और देखिए इस वाले पूरे प्रकरण में क्या हुआ, अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं बात करना चाहता हूँ 2 मिनट आपसे। बस जी आप जरूर अपनी बात पूरी करें, लेकिन जब मामन खान का जिक्र आया, उससे पहले जब मोनू मानेसर के वीडियो का जिक्र आया, तब मैंने आपसे कही थी ये बात कि फिर उधर से भी प्रतिक्रियाएं आई थी, उस तरह के वीडियोस उधर से भी फिर सामने आए थे जब मोनू मानेसर ने अपना वीडियो रिलीज किया। ये मैंने आपसे कहा था। अगर मोनू मानेसर, मुझे मेरा संविधान धार्मिक आजादी देता है और मैं कानून के दायरे में रहकर अपने धर्म के विस्तार के लिए उसके कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान करता हूँ, इसके आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, वो मारने तक की बात करता है, वो फोड़ने की बात करता है, वो कैसे गलत है? कल को आप अपनी आस्था के हिसाब से जो भी आपका धार्मिक स्थल है, जो भी आप धार्मिक चीजों को मानते हैं, उनमें आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, तो इसमें जवाहर यादव कैसे आपके लिए कोई हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? ये कानून ने, भारत के संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है। कोई व्यक्ति का ये कहना कि मैं इस धार्मिक सभा में आऊंगा, आप भी आइए इसमें और अधिक से अधिक मात्रा में आइए, इससे भारत का कौन से कानून का उल्लंघन हुआ वो मैं समझना चाहता हूँ। यादव साहब, मैंने आपसे यही कहा, सर सुनिए आप मेरी बात तो सुनिए आप, मैंने आपसे यही कहा कि जो प्रतिक्रिया में वीडियो उधर से आई वो इसलिए नहीं थी कि एक धार्मिक यात्रा निकाली जा रही है और मोनू मानेसर धार्मिक यात्रा का हिस्सा बनेगा, या धार्मिक यात्रा से लोगों को ऐतराज था। आप भी ये बात जानते हैं कि लोगों के जहनों में गुस्सा था पहले से मोनू मानेसर को लेकर, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा कि अगर उस तरह से ही इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं तो इन तमाम चीजों ने मिलकर इस झगड़े को बढ़ाया। मैंने आपसे यही कहा था उस वक्त भी कि ये नहीं होना चाहिए था, ये प्रतिक्रिया फिर उसका पलटवार, इन सारी चीजों ने मिलकर पूरी स्थिति को खराब कर दिया, एक बदतर तस्वीर पेश कर दी दंगे के रूप में। मैंने ये कहा आपसे। देखिए मोनू मानेसर का ये कहना कि मैं यात्रा में आऊंगा, इसके कारण किसी को गुस्सा आता है तो आए। मोनू मानेसर अगर कहीं वांछित है और वो यात्रा में आता तो पुलिस अपना काम करती।
क्या मेरी किसी बात से, हम राजनीतिक डिबेट में बैठते हैं, आपके साथ खूब रहते हैं, अगर मेरे किसी राजनीतिक मित्र मेरी किसी बात से असहमत है तो क्या वो मुझे मारने की बात करेगा क्या? चलिए ठीक है, भाई ये सारी चीजें हो रही थी जब पहले से पता था कि इस तरह का कुछ हो सकता है। विपक्ष का बार बार यही आरोप है, कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि फिर खुफिया तंत्र कहाँ था सूबे का, फिर ये इतना बड़ा फेल्योर कैसे हो गया? हाँ, इसके लिए भी मैं बताता हूँ। देखिए, कांग्रेस तो पिक एंड चूज की राजनीति करती है। मैं इसको, मुझे एक मिनट और चाहूंगा। अशोक गहलोत एक गलत ट्वीट करते हैं कि जो दो लड़के राजस्थान के थे वो जो मारे गए, उनके जो आरोपी को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस आई तो हरियाणा पुलिस ने उन पर एफआईआर कर दी, और इस गलत बयानबाजी के साथ दीवार से दीवार लगाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस आई, 15 दिन भिवानी में रही, उनका सारा खर्चा, उनका खाने का, रहने का सारा हरियाणा पुलिस ने किया। वहां के भरतपुर की पुलिस ट्वीट कर कर कहती है कि हरियाणा का पुलिस हमें अच्छा सहयोग कर रही है। उसके बाद ये कहा जाता है कि पुलिस पर की तो एक लड़की, एक आरोपी को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस एक घर में जाती है। वहां पर जो आरोपी होता है उसकी पत्नी गर्भवती होती है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। उस अमानवीय व्यवहार को जब किया जा रहा था, उसके पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचता है और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अगर किसी महिला के बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, उसकी शिकायत होगी, हमें उस पर एफआईआर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? वो एफआईआर हुई थी कि एक महिला के साथ मिसहैंडलिंग हुई और जिसके कारण उसके बच्चे की हत्या हुई। वो विषय राष्ट्रीय महिला आयोग तक गया और उस बात को गलत रूप से प्रचारित किया जाता है, क्योंकि ये पिक एंड चूज की राजनीति करनी है। हुड्डा साहब को भी करनी है और गहलोत साहब को भी करनी है। हमने भरतपुर पुलिस का ट्वीट मेरा सोशल मीडिया पे रखा हुआ है। मेरे ट्वीट पे 2 ट्वीट जाएंगे, उससे पहले वो आपको उसके तथ्य मिल जाएंगे, उनकी मिल जाएगी। जब आप धर्म में और दंगों में ये ढूंढते हैं कि मुझे फायदा होगा, नुकसान होगा, तब अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग आते हैं। मैं ये कहता नहीं, मैं नहीं कह रहा। मामन खान को देखकर जिस तरह से जल्दबाजी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्लीन चिट दी, वो क्या दिखाता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि ये तो पहले का दिया हुआ बयान है, परंतु वो बयान चला। मैंने जितने सोशल मीडिया पे मुझे तथ्य आए, मामन खान ने एक दिन पहले भी पोस्ट किया और उसके बाद ये कहा कि मामन खान का आह्वान पूरा करेंगे, आएंगे तो उनको प्याज की तरह फोड़ देंगे। एक व्यक्ति का ये बयान है, वो अपनी लीगल बनाते, अपनी एक कमेटी बनाते 2-4 लोगों की, और वो कहते हैं कि मामन खान, और मामन खान ने तो ये भी आरोप लगाया एक चैनल पे कि जो उनके दूसरे विधायक है, जिनको वो सीनियर विधायक कह रहे हैं, उसके लिए, वो पुराना से जो है, उनके लिए वो कहते हैं कि उन्होंने भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आएंगे वो चरपाई पर भी जाने लायक नहीं रहेंगे। मामन खान अपने उस विधायक को कोट करते हुए कह रहे हैं। तो जो पूरा का पूरा मामला था, जो कांग्रेस के विधायकों द्वारा बिगाड़ा गया, उनको जो क्लीन चिट देने की जल्दबाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, वो उनकी पिक एंड चूज की राजनीति है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और अगर उनको राजस्थान पुलिस की इतनी चिंता थी कि यहाँ की एक महिला वो बिलखती रही, उसके बच्चा सिसकते बढ़ते बढ़ते पेट में मर गया, उसके ऊपर एक संवेदना के शब्द भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं निकले, तो मेरा तो सिर्फ निवेदन ये है कि हम पिक एंड चूज की राजनीति को छोड़कर हम राजनीति जो दंगे हैं उसमें केवल दंगई को ढूंढें, उसके धर्म को, उसकी जाति को, उसके लिंग को ना ढूंढे। दंगई कोई भी होगा, चाहे वो नूह का होगा, चाहे वो गुड़गांव में कुछ हुआ होगा, चाहे वो रेवाड़ी में, चाहे वो पलवल में, चाहे फरीदाबाद में, जहां जहां भी दंगे हुए हैं, इसके गुनाहगारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम वचनबद्ध है। और निश्चित रूप से हम हरियाणा का माहौल किसी कीमत तक बिगड़ने नहीं देंगे। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इसको मजबूत करेंगे। गुनाहगार चाहे जवाहर यादव हो, चाहे मामन खान हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसने गुनाह किया उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि एक नजीर बन सके। जी यादव साहब, आखिर में एक और बात कहनी है आपसे कि नूह इलाके में भी जो मौजूद लोग हैं वो बार बार मीटिंग्स करके अपने लोगों को भी समझा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, कोई भी जो कसूरवार पाया जाए, इसमें कोई भी जो दोषी पाया जाए, वो किसी कीमत पे ना बख्शा जाए,
क्योंकि इन तमाम कसूरवारों की वजह से वो तमाम बेकसूर जो इन चीजों में मुलव्विस नहीं होते, शामिल नहीं होते, सबसे ज्यादा वो लोग सफर करते हैं। तो उम्मीद है कि ये तमाम चीजें रंग लाएंगे एक दिन, वो सारी चीजें जो खराब हुई हो इस इलाके में वो जरूर बहाल हो एक लाइन का उत्तर देना चाहूंगा, जाएंगी। अगर आप मुझे देंगे एक लाइन का उत्तर बोलना चाहूंगा जी, जितने भी ये शांति प्रिय लोग हैं जो अमन चैन चाहते हैं, उनसे मेरा भी आग्रह है कि जो दंगई थे वो उनके पहचानने वाले थे, उनके बीच के लोग थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो थे, परंतु उनको ये पता है कि हमारे बीच में से कौन से वो गुनाहगार थे जिन्होंने ये सब किया। तो वो केवल शांति की ही अपील ना करे, उन गुनाहगारों को भी एक्सपोज करे, तब पता चलेगा कि उनकी मंशा वास्तव में शांति कायम रखने की है। ठीक है यादव साहब, आपका बेहद शुक्रिया इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये ट्वीट किया था ओएसडी मुख्यमंत्री जवाहर यादव ने, कहा कि बख्शा नहीं जाएगा कसूरवार को किसी भी कीमत पर। और अभी खबर अभी तक के साथ खास बातचीत में उन्होंने दोहराया कि गुनहगारों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करें हम। जितेंद्र, अभी ओएसडी सीएम जवाहर यादव जी से हमारी बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने यही कहा कि गुनहगार वो चाहे कोई भी हो, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, सख्त सजा दी जाएगी और ऐसी सजा दी जाएगी कि मिसाल कायम हो, आइंदा कोई सोचे भी ना इस तरह का कृत्य करने के बारे में। जितेंद्र, प्रदेश की अमन शांति को लेकर के जिस प्रकार से नूह में हिंसा बरती और उसके बाद आसपास के क्षेत्रों तक भी इसकी ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो शांति है वो भंग होते हुए नजर आई। अभी भी अगर हम बात करें तो पुलिस और जो केंद्र से सुरक्षा बल है उनकी बटालियन को तैनात किया हुआ है। लगातार एफआईआर इस मामले के अंदर की जा रही है, गिरफ्तारियां पूरे मामले के अंदर की जा रही हैं, चाहे नूह के एसपी हो, डीसी हो या फिर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी। तमाम जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से प्रेस वार्ता की गई है, मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस वार्ता करके हरियाणा के लोगों को ये आश्वस्त किया गया है कि किसी भी सूरत में कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, प्रदेश की अमन शांति को भंग करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर के जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अवैध निर्माण है इस प्रकार के लोगों के, उनको ढहाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। अजीत बालाजी जोशी को खासतौर से, जो कि हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर है, यानी कि एचएसवीपी के सीए के तौर पर हैं, और उनको स्पेशल जो है वहाँ भेजा गया है। खासतौर से इस प्रकार के जो भी निर्माण हैं उनको जांच करके तुरंत ध्वस्त करने को लेकर के भी अंदरूनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि चिन्हित करने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और जो जगह है इस प्रकार की और जिनमें उपद्रवी भी शामिल रहे हैं उनकी भी प्रॉपर्टी की पूरे तौर पर जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है और उस जांच को करने का काम के साथ साथ उसको किस प्रकार से ढहाया जाएगा उसका भी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। कल हमने देखा कि तावड़ू के अंदर इसको लेकर के जो बानगी है वो देखने के लिए मिल चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे तथ्य सामने आते चले जाएंगे, इन एफआईआर के आधार पर जो जांच चल रही है वो जांच में जब तथ्य सामने आएंगे तो तुरंत कार्रवाई होगी और सीधे तौर पर एक मैसेज देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा, ताकि इस प्रकार की हिमाकत करने वाले जो लोग हैं आने वाले समय में इस बात को समझ लें कि उनके खुद के घर के अंदर या फिर जो उनके भवन हैं, निर्माण कार्य हैं, वो पूरे तरीके से ढहा दिए जाएंगे अगर इस प्रकार की किसी गतिविधि के अंदर वो शामिल होते हैं और अवैध तरीके से कोई निर्माण को अंजाम देने का काम उनकी तरफ से किया गया है। तो इसको लेकर के आने वाले दिनों के अंदर भी, क्योंकि अभी केवल ये शुरुआत है और ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अभी इस तरीके का पीला पंजा जगह जगह जो है वो अपने नाखून मारता हुआ, क्योंकि जेसीबी जो है उसका इस्तेमाल इसके अंदर किया जा रहा है मशीन का, तो सीधे तौर पर अलग अलग जगह पर इस तरीके की कार्रवाई जो है वो देखने के लिए मिलती नजर आएगी। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।